Hello everyone, Chapter 11 Work, Energy and Power, Part 2. When driver apply brake to reduce the speed of a moving car or stop a moving car, then force and displacement are opposite to each other. जब कोई ड्राइवर अपनी कार की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए ब्रेक लगाता है तो जस्ट उसके अपोजिट एक ब्रेक लगता है, एक फोर्स लगता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स करते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अपोजिट साइड में होता है एक दूसरे के। इसी तरह से इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, अगर एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है, और उसे h ऊंचाई पर रखा हुआ है और h ऊंचाई से उसे नीचे की ओर क्या करते हैं, फॉल करते हैं टूवर्ड्स, तो नीचे की ओर जब फॉल करते हैं तो नीचे से उसके ऊपर कौन सा एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है, राइट। एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी, तो लगने वाला फोर्स क्या हो गया, जितना ऑब्जेक्ट का मास है उतना ही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो फोर्स लगने वाला फोर्स हो गया mg के इक्वल। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, h ऊंचाई से ही ऊपर से नीचे थ्रो किया गया है तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी h ऊंचाई जितना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया h एट द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलिंग टूवर्ड्स एंड द फोर्स इज ऑल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दस थीटा बराबर 0। ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे डाला गया है और फोर्स भी इसका नीचे की ओर वर्क कर रहा है, तो दोनों के बीच एंगल जो है वो कितने का हो गया, 0 एंगल ही है। नीचे की ओर होने की वजह से अपोजिट नहीं हो रहा, ना इस साइड लग रहा है ना उधर से साइड, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नीचे ही कर रही है, ऑब्जेक्ट भी नीचे ही पड़ रहा है, तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक है इस तरह से, तो इसके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो थीटा एंगल है। हेंस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क कंप्लीट हुआ वो कितना होगा, वस्तु के वजन के बराबर और उस पर आकर्षित बल और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके इक्वल होगा, यानी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क हुआ है mgh। इफ़ द फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का कंप्लीट होता है, यहाँ से ध्यान देना, अगर 0 डिग्री का हुआ तो यहाँ वर्क कंप्लीट हो रहा है mgh जितना, राइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स 90 डिग्री पर लगाते हैं तो 90 डिग्री पर लगाने पर फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट देन थीटा बराबर अगर 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क डन विल बी 0, तो होने वाला वर्क जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी उस वर्क को हम मेजर नहीं करेंगे, यानी कोस थीटा बराबर 90 डिग्री है अगर, तो वर्क 0 हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज 4, यानी यहाँ पे एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, जैसे कुली है ना, और कुली वेट को वजन लेता है, तो आपने देखा होगा कि कुली जो होता है वो अपने ऊपर वजन इस तरह से लेता है कि इस तरह से, जैसे ये कुली है, ठीक है, अपने ऊपर अगर ये वजन रख रहा है, राइट, और उसे चलना इस साइड है तो वो जा इस रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है और उसका वेट जो है वो इधर की साइड है, ये वाला वजन जो है वो यहाँ पे पड़ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वर्क होने, 90 डिग्री का एंगल होने के मन से है कि यहाँ पे कुली जो है अपने अगर वजन के जस्ट 90 डिग्री पे, चाहे वो इस साइड जाए चाहे वो इस साइड जाए या फिर सामने की तरफ जाए, इसका मतलब कुली जो है वो वर्क कंप्लीट नहीं करता, कोई वर्क डन नहीं होता है, इसे वर्क डन हम नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम अपना बैग लेकर स्कूल तक अगर हम आ रहे हैं, स्कूल तक पहुंच रहे हैं, तो देखो हम स्कूल तक आ रहे हैं तो इसका मतलब पीछे बैग हमने हैंग कर रखा है, यानी फोर्स पीछे पड़ा है और हम सामने की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे एंगल चेंज है, एंगल चेंज होने की वजह से हमने वर्क कंप्लीट किया है, राइट। डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और वर्क भी कंप्लीट किया, पर कुली का वर्क जो है माना नहीं जाता। व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी ऑन ए प्लेन सरफेस, नो वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अगर जैसे ये यहाँ पर रखा हुआ एक फोर्स ए और बी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पुल किया जाए, खींचा जाए, और वो सरफेस कैसी होगी, वो सरफेस प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पे खींचा गया, पुल किया गया ऑब्जेक्ट जो है उसके वर्क को हम क्या नहीं कहेंगे, उनके बीच में बनने वाला एंगल भी जो है वो 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे भी वर्क जो है वो नहीं माना जाएगा। इन दिस केस वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट। अगर हमें वर्क करना ही है तो हमें फ्रिक्शन के जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, राइट। Similarly, is uniform circular motion on the centripetal force of moving object are act perpendicular and no work is done। आपने देखा कि ये जो वर्क किसी के अंदर देखा जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला है उसके अंदर कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से बनने वाला ऑब्जेक्ट ये सेंटर से और यहाँ से बनने वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, और 90 डिग्री का होने की वजह से यहाँ पे भी कोई वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। वर्क यूनिट ऑफ वर्क इफ फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर देन द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल।
अगर हम वर्क की यूनिट मेज़र करते हैं तो यूनिट को हम जूल के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे वर्क का क्या हुआ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या हुई, न्यूटन, और फोर्स की यूनिट हुई आपकी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हुई आपकी मीटर। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर, और इसे जूल ने सर्च किया है इस वर्क को, तो इस वजह से हमने जूल को रेस्पेक्ट देने की वजह से वर्क की यूनिट को किस में मेजर कर दिया, हमने जूल नाम दे दिया। Thus, if an object is displaced 1 meter by applying the force 1 Newton, then the work is done with 1 joule। कहा गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है और उस पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है तो होने वाला वर्क जो होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। तो जूल बराबर क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। इफ फोर्स इज एंड डाइन एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर, देन द वर्क इज इन एयर्स। अगर फोर्स को न्यूटन में न करके उसे डाइन में कंप्लीट किया जाए, डिस्प्लेसमेंट को मीटर के बजाय सेंटीमीटर में करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या होगा, अर्ग। वर्क बराबर डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर अर्ग। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 10 न्यूटन का वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁵, डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो कुल मिला के जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो 10⁷ अर्ग के इक्वल कंप्लीट हुआ है। Okay, thank you.